तो आज हम 26-27 के भारतीय केंद्रीय बजट की कह सकते हैं चीर-फाड़ करने वाले हैं। हमारे पास एक बहुत डिटेल्ड एजुकेशनल यूट्यूब वीडियो से निकाले गए नोट्स हैं और हमारा मिशन है इस भारी भरकम दस्तावेज के पीछे छिपे असली मतलब को समझना। मतलब सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या घोषणा हुई, बल्कि ये भी कि इसका मतलब क्या है। चलिए सीधे एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। हलवा सेरेमनी तो होती ही है, लेकिन इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी चर्चा में थी। इस साल उन्होंने कांचीबरम साड़ी पहनी थी, हाँ, मैंने भी पढ़ा। जो तमिलनाडु के हैंडलूम्स को सपोर्ट करती है। पिछले साल बिहार की मधुबनी थी। तो क्या ये सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट है या इसके पीछे कोई गहरा संदेश है? देखिए, बहुत दिलचस्प सवाल है। ये सिर्फ एक पोशाक नहीं है, ये एक तरह से एक पॉलिटिकल और कल्चरल सिग्नल है। जब देश की वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए एक खास राज्य का हैंडलूम पहनती हैं, तो वो बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाती हैं। मतलब ये मेक इन इंडिया या वोकल फॉर लोकल का एक विजुअल रिमाइंडर है। सही बात है। ये दिखाता है कि आर्थिक नीतियां सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं हैं, वो देश की सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ी हैं। बिल्कुल, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी का सॉफ्ट पावर वाला पहलू। वैसे इस बजट का एक ऐतिहासिक महत्व भी है। निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार बजट पेश किया है। 9वीं बार? हाँ। मोरारजी देसाई के 10 बजटों के रिकॉर्ड के वो काफी करीब आ गई हैं। और हाँ, 2020 में वो 2 घंटे 40 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। 2 घंटे 40 मिनट? उतने में तो एक पूरी फिल्म खत्म हो जाती है। पता नहीं सांसद कैसे झेलते होंगे। बिल्कुल। लेकिन ये ऐतिहासिक तथ्य सिर्फ मतलब सामान्य ज्ञान नहीं है। ये हमें दिखाते हैं कि बजट की प्रक्रिया कैसे विकसित हुई है। 1860 में जेम्स विल्सन के पहले बजट से लेकर आज तक हर वित्त मंत्री ने देश के आर्थिक रास्ते पर अपनी छाप छोड़ी है। हाँ, ये तो है। यह एक सतत यात्रा है और ये रिकॉर्ड्स उसके मील के पत्थर हैं। चाहिए अब इस साल के बजट के मूल दर्शन पर आते हैं। यहाँ से चीजें सच में दिलचस्प हो जाती हैं। सरकार ने इसे सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं कहा, बल्कि इसे 3 कर्तव्यों के फ्रेमवर्क में पेश किया है। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि ये नए संसद भवन, जिसे कर्तव्य भवन भी कहा जा रहा है, में पेश हुआ पहला बजट है। तो ये 3 कर्तव्य हैं। पहला, तेज और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। और तीसरा, सबका साथ सबका विकास। हाँ, सबका साथ सबका विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट। मुझे ये फ्रेमवर्क सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा, पर क्या ये सिर्फ मार्केटिंग की भाषा है या इसमें सच में कोई गहराई है? देखिए, ये एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरह से एक तरफ ये बजट को एक विजन देने की कोशिश है, जो अच्छी बात है। ये कहता है कि हमारी हर पॉलिसी इन 3 लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ असली चुनौती इनके बीच संतुलन बनाने की है। क्या आप तेज ग्रोथ के लिए पर्यावरण से समझौता करेंगे? सही सवाल है। या समावेशी विकास के लिए ग्रोथ की रफ्तार धीमी कर देंगे? बजट इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देता, लेकिन ये हमें सरकार की सोच का एक खाका जरूर देता है। और इस खाके को हकीकत में बदलने के लिए 3 जरूरतों का भी जिक्र है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मजबूत फाइनेंशियल सेक्टर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सपोर्ट। बिल्कुल। अगर कर्तव्य क्या करना है, तो ये जरूरतें कैसे करना है ये बताती हैं। अच्छा। ये सरकार का कहना है कि अगर हमें वो 3 बड़े लक्ष्य हासिल करने हैं, तो हमें सड़कों, बंदरगाहों, मजबूत बैंकों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की नींव पर काम करना होगा। ये 3 जरूरतें उन 3 कर्तव्यों को पूरा करने के इंजन हैं, कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले कर्तव्य को और गहराई से समझते हैं। तेज और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इसे हासिल करने के लिए बजट में 6 पिलर्स यानी स्तंभों पर जोर दिया गया है। ये है मैन्युफैक्चरिंग, हेरिटेज, चैंपियन एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सिक्योरिटी और अर्बन इकोनॉमिक जोन्स। या सेवाओं पर बड़ा दांव लगाने के बजाय भविष्य के उद्योगों पर पैसा लगा रही है, जैसे बायोफार्मा, दुर्लभ खनिज और हाई स्पीड इंफ्रा। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रणनीति है। अच्छा। जो भारत को सीधे विकसित देशों की लीग में ले जा सकती है, या फिर अगर ठीक से लागू ना हो तो संसाधनों का गलत आवंटन भी साबित हो सकती है। चलिए इसी दाव के कुछ हिस्सों को देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ बड़ी घोषणाएं हैं। एक है बायोफार्मा शक्ति, जिसके तहत हेल्थ सेक्टर में अगले 5 साल में 10,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। और दूसरा, रेयर अर्थ कॉरिडोर। ये क्या चीज है? जब हम कॉरिडोर कहते हैं तो इसका मतलब कोई सड़क या रेल लाइन से है, या ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसा कुछ है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है,
रेयर अर्थ कॉरिडोर का मतलब एक पूरे इकोसिस्टम से है, जो ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में फैला होगा। ओके। इन राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल्स के भंडार हैं, तो कॉरिडोर का मतलब है कि यहाँ माइनिंग से लेके प्रोसेसिंग और फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक की पूरी चेन साबित की जाएगी। और इसकी अहमियत समझिए, आज दुनिया के 90% रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का कंट्रोल है। बाप रे। और ये मिनरल्स आपके फोन से लेकर मिसाइल तक हर चीज में इस्तेमाल होते हैं। तो ये कॉरिडोर भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। मतलब ये आत्मनिर्भर भारत का एक बड़ा उदाहरण है। सही है। बिल्कुल। इसी पिलर के तहत महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना भी है, जो खादी और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए है। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? एक तरफ आप हाईटेक रेयर अर्थ की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ पारंपरिक खादी की। बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है यही इस बजट की खासियत है। ये भारत और इंडिया को एक साथ लेकर चलने की कोशिश है। एक तरफ हम भविष्य की टेक्नोलॉजी पर दाव लगा रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी जड़ों को, अपनी विरासत को, यानी खादी और हस्तशिल्प को भी मजबूत कर रहे हैं, ताकि वो ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बना सके। एग्जैक्टली। ये दिखाता है कि विकास का मतलब सिर्फ बड़ी फैक्ट्रियां लगाना नहीं है, बल्कि छोटे कारीगरों को भी आर्थिक रूप से सशक्त करना है। ये एक बेहतरीन कनेक्शन है। चलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ हमेशा बड़े नंबर्स और बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस बार का सबसे बड़ा ऐलान है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाँ, जो पश्चिम बंगाल के डानकुनी को गुजरात के सूरत से जोड़ेगा। इसके अलावा 20 नए नेशनल वाटरवेज और 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर की भी बात है। यहाँ सारा जोर बेसिकली लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने पर है। आज भारत में एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का खर्च बहुत ज्यादा है, जो हमारे प्रोडक्ट्स को महंगा बनाता है। ये ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूर्वी भारत के मिनरल्स और रिसोर्सेज को पश्चिमी भारत के पोर्ट्स और इंडस्ट्रियल हब से सीधा जोड़ देगा। ये व्यापार के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और वाटरवेज का क्या? वाटरवेज भी इसी दिशा में एक कदम है, क्योंकि जल परिवहन सड़क या रेल से कहीं ज्यादा सस्ता और पर्यावरण के अनुकूल होता है। ठीक है, तो ये मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जिनसे देश की इकोनॉमी को गति मिलेगी, लेकिन इनसे प्रदूषण और कार्बन एमिशंस भी तो बढ़ेगा। क्या बजट इस ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाने के लिए कुछ कर रहा है? बिल्कुल, और यहीं पर एनर्जी सिक्योरिटी वाला पिलर काम आता है। बजट में एक बड़ी योजना कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज या CCUS का ऐलान किया गया है। CCUS? जिसके लिए अगले 5 सालों में 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसका फोकस पावर, स्टील, सीमेंट जैसे सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले सेक्टर्स पर है। ये टेक्नोलॉजी इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन को हवा में जाने से पहले ही पकड़कर उसे स्टोर कर लेती है या किसी और काम में इस्तेमाल करती है। अच्छा, तो मतलब विकास भी हो और पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाए। हाँ, ये सीधे तौर पर पहले कर्तव्य के सस्टेनेबल वाले हिस्से और 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य से जुड़ा है। इस बजट में कुछ नए और दिलचस्प शब्द भी सामने आए हैं, जैसे ऑरेंज इकोनॉमी। मैंने पहले कभी नहीं सुना था। इसका क्या मतलब है? ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब है क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी? हाँ, खासकर डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया। यूट्यूबर्स, गेमर्स, एनिमेटर्स, पॉडकास्टर्स, ये सब इसका हिस्सा हैं। ये पहली बार है कि सरकार ने इस सेक्टर को इतनी प्रमुखता से पहचाना है। और सिर्फ पहचाना नहीं है, इसके लिए एक एक्शन प्लान भी है। IIT मुंबई की मदद से 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाने की बात कही गई है। है ना कमाल की बात? ये एक बहुत ही अनोखी पहल है। बिल्कुल, ये भविष्य के लिए एक निवेश है। सरकार ये समझ रही है कि आने वाले समय में लाखों नौकरियां इसी सेक्टर में बनेंगी। इसे आप दूसरे कर्तव्य यानी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना से जोड़कर देख सकते हैं। आज का युवा सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहता, वो एक सफल गेमर या यूट्यूबर भी बनना चाहता है। सही पकड़ा, और सरकार उस आकांक्षा को एक प्लेटफॉर्म दे रही है। और एक और नया शब्द कृषि के क्षेत्र में आया, भारत विस्तार। बताया गया है कि ये एक मल्टीलिंगुअल AI टूल है जिसे एग्रीस्टैक पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा। अब ये एग्रीस्टैक पोर्टल क्या है? एग्रीस्टैक पोर्टल आसान भाषा में किसानों के लिए एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां जमीन के रिकॉर्ड से लेकर सरकारी योजनाओं तक की जानकारी एक जगह मिलती है। अच्छा। अब तक की समस्या ये थी कि ये जानकारी किसानों तक उनकी अपनी भाषा में नहीं पहुंच पाती थी। भारत विस्तार इसी समस्या का समाधान है। ये एक AI असिस्टेंट की तरह काम करेगा,
जो किसानों को मौसम की जानकारी, फसलों के दाम या कह लीजिए किसी बीमारी के इलाज के बारे में सलाह उनकी अपनी स्थानीय भाषा में देगा। बोलकर या मैसेज के जरिए? हाँ, दोनों तरह से। ये तो कमाल का आइडिया है। ये सीधे तौर पर हमारे तीसरे कर्तव्य सबका साथ सबका विकास से जुड़ता है। बिल्कुल। ये सूचना के अंतिम मील वितरण की एक बड़ी चुनौती का समाधान करता है। अक्सर नीतियां बन जाती हैं, तकनीक आ जाती है, लेकिन वो सही जानकारी किसान तक उसकी भाषा में नहीं पहुंच पाती। एआई और स्थानीय भाषाओं का उपयोग इस गैप को भर सकता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, टैक्स और कीमतें। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा, और आम आदमी की जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? टैक्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कुछ छोटे-मोटे एडजस्टमेंट्स हैं जो एक खास दिशा की ओर इशारा करते हैं। शेयर बाजार में जो लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनके लिए खबर है। फ्यूचर्स पर लगने वाला सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया है। ओहो, इसका क्या मतलब हुआ? क्या सरकार ट्रेडिंग को हतोत्साहित करना चाहती है? हाँ, एक तरह से। ये कदम शायद शॉर्ट टर्म सट्टेबाजी वाले ट्रेड को डिस्करेज करने के लिए है और सरकार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना चाहती है। इसका असर डे ट्रेडर्स पर ज्यादा पड़ेगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पर कोई खास असर नहीं होगा। और कीमतों की बात करें तो क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा? यहाँ पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट है। बताइए। ईवी बैटरी और कैंसर जैसी जीवन रक्षक दवाएं सस्ती हुई हैं, वहीं बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और पान मसाला महंगे हो गए हैं। अच्छा। चबाने वाले तंबाकू पर तो टैक्स की दर 25% से सीधे 60% कर दी गई है। अरे बाप रे। ये क्लासिक राजकोषीय नीति का उदाहरण है, जहां टैक्स का इस्तेमाल लोगों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। सरकार चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदें और तंबाकू जैसी चीजों से दूर रहें। सही बात है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये बजट सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक 3 कर्तव्यों के एक विजन के इर्द गिर्द बुना गया है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे 6 पिलर से जमीन पर उतारने की कोशिश है। और बड़ा संदेश भविष्य के लिए तैयार भारत का निर्माण करना है। एक ऐसा भारत जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स और AI जैसी भविष्य की टेक्नोलॉजी भी हो और खादी और हैंडीक्राफ्ट जैसी हमारी विरासत भी मजबूत हो। ये मैक्रो और माइक्रो दोनों स्तरों पर एक साथ काम करने की कोशिश है। कंटेंट क्रिएटर लैब्स का प्रस्ताव करके ऑरेंज इकोनॉमी की अवधारणा पेश की है। ये एक सवाल खड़ा करता है, जैसे जैसे पारंपरिक जॉब मार्केट बदल रहे हैं, क्या आने वाले दशकों में डिजिटल कंटेंट निर्माण में सरकारी ट्रेनिंग विज्ञान या गणित की तरह ही शिक्षा का एक मूलभूत हिस्सा बन सकता है? बहुत गहरा सवाल है। एक सरकार के लिए अपने युवाओं को यूट्यूबर, एनिमेटर और गेमर बनाने में औपचारिक रूप से निवेश करने का क्या मतलब है? ये हमारी शिक्षा और रोजगार की पूरी परिभाषा को कैसे बदल सकता है?